नमस्कार दोस्तों, तुलिका दर्शन चैनल में मैं रमाशंकर डिमरी आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हम यूसेट 2015 का जो विजुअल आर्ट का पेपर हुआ था उसको सॉल्व कर रहे थे और हमारे बाकी के जो 15 प्रश्न बचे हैं उनको हम आज के इस अंक में देखेंगे। तो हमारा जो पहला प्रश्न है, कला अंतः चेतना की अभिव्यक्ति है, किसने कहा था? तो यहाँ पर एक कोटेशन पूछा गया है, आर्ट इज एक्सप्रेशन ऑफ इंट्यूशन। ये किसने कहा था? तो विकल्प देखिए, अरस्तु, टॉलस्टॉय, क्रोचे और हीगेल। तो कला अंतः चेतना की अभिव्यक्ति है, ये कहा था क्रोचे के द्वारा। तो इसका विकल्प जो है सी सही हो जाता है। तो इस तरीके के प्रश्न यहाँ पर कोटेशन से संबंधित या कोई परिभाषा से संबंधित प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो आपको ये भी ध्यान में रखना होगा, क्योंकि ये प्रश्न जो होते हैं ये एलटी में पूछे जाएंगे, यही प्रवक्ता के जो एग्ज़ाम होगा उसमें पूछा जाता है, और ये अन्य जितने भी विजुअल आर्ट के क्वेश्चन पेपर आते हैं उनमें भी ये पूछा जाता है। तो इसका भी आप ध्यान में रखिएगा। है, गेट्स ऑफ पैराडाइज किसने निर्मित की है? हु स्कल्प्टेड द गेट्स ऑफ पैराडाइज? तो यहाँ पर विकल्प देखिए, लॉरेंस गिबर्दी, माइकल एंजेलो, डोनाटेलो और वेरिशियो। तो गेट्स ऑफ पैराडाइज जो था एक इसको स्कल्पचर ही मान सकते हैं आप। तो इसको निर्मित किया था लॉरेंस गिबर्दी के द्वारा। विकल्प ए सही हो जाता है। तो आप देखेंगे कि ये गेट्स ऑफ पैराडाइज है जिसे लॉरेंस गिबर्ती ने बनाया था, और आप देख रहे होंगे कि ये एक पीतल के द्वारा इसको निर्मित किया गया था, पीतल धातु के द्वारा। तो ये एक स्कल्पचर की श्रेणी में आता है। 63वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कला शैली लंबे और ओजस्वी मानवाकृतियों का प्रतिनिधित्व करती है? तो विकल्प देखिए, कुषाण, गुप्त, पल्लव और पाल। तो यहाँ पर कौन सी कला शैली लंबे और ओजस्वी मानवाकृतियों का प्रतिनिधित्व करती है? तो यहाँ पर जो स्कल्पचर से संबंधित करके इसको पूछा गया है। तो इसका जो सही जवाब है वह है कुषाण काल के जो भी मूर्ति शिल्प हैं, उन जो भी मानवाकृतियाँ बनी है उनमें लंबे और ओजस्वी उनकी मानवाकृतियाँ बनाई जाती थी। तो विकल्प इसका ए सही हो जाता है। 64वां प्रश्न है, कटरा से प्राप्त बुद्ध का प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प किस शैली का प्रतिनिधित्व करता है? कटरा से प्राप्त बुद्ध का प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प किस शैली का प्रतिनिधित्व करता है? विकल्प देखिए, पाल शैली, शुंग शैली, गुप्त शैली और कुषाण शैली। तो जो कटरा टीला है मथुरा के पास, वहाँ से जो बुद्ध के प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प मिले हैं वे प्रतिनिधित्व करते हैं कुषाण शैली के। तो इसका जो उत्तर हो जाता है वो विकल्प डी सही हो जाता है। 65वां प्रश्न है, स्लीपिंग वीनस किसने चित्रित की? और विकल्प देखिए, तिशियन, जियोर्जियोनी, रैफेल और माइकल एंजेलो। तो जो स्लीपिंग वीनस है ये काफ़ी प्रसिद्ध पेंटिंग है, और इसको कई सारे चित्रकारों ने अपने समय में बनाया था। लेकिन यहाँ पर जो प्रश्न में पूछा गया है, स्लीपिंग वीनस इन जो चारों जो चित्रकारों में से किसने बनाया था? तो इसका जो सही विकल्प है वो है विकल्प बी, जियोर्जियोनी के द्वारा। हालांकि तिशियन ने भी स्लीपिंग वीनस बनाई थी, लेकिन यहाँ पर जियोर्जियोनी से संबंधित करके सवाल पूछा गया है। तो जो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है विकल्प बी। और आप देख रहे होंगे कि ये वो फेमस स्लीपिंग वीनस वाली पेंटिंग है जिसके संबंध कर में, तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये वो स्लीपिंग वीनस वाली पेंटिंग है जिसका चित्रकार जियोर्जियोनी था। यही प्रश्न पूछा गया था। 66वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने डेविड का मूर्ति शिल्प निर्मित नहीं किया है? अब यहाँ पे ध्यान देने वाली जो बात है वो यहाँ पे पूछा है कि डेविड का मूर्ति शिल्प निर्मित नहीं किया है, यानी कि इन में से आपको जो विकल्प दिए गए हैं उनमें से आपको ऐसा विकल्प छांटना होगा जिसने डेविड की मूर्ति को नहीं बनाया होगा। तो यहाँ पे देखिए, डोनाटेलो, माइकल एंजेलो, डियूशियो और जियोर्जियोनी, ये चार यहाँ पर नाम दिए गए हैं। इनमें से 3 लोगों ने डेविड का मूर्ति शिल्प अपने अपने समय में बनाया था, और जिसमें माइकल एंजेलो का जो डेविड का मूर्ति शिल्प है वो काफ़ी प्रसिद्ध है। डोनाटेलो ने भी डेविड का मूर्ति शिल्प बनाया है, और डियूशियो ने भी डेविड की मूर्ति बनाई है। तो यहाँ पर विकल्प जो डी है, जियोर्जियोनी ने डेविड का कोई मूर्ति शिल्प नहीं बनाया था। तो विकल्प डी सही हो जाता है। 67वां प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किस शैली पर यूनानी कला का विशेष प्रभाव है? तो विकल्प देखिए, मथुरा की कुषाण कला, गांधार कला, गुप्त कला और मौर्य कला। तो जो यूनानी कला का जो प्रभाव पड़ा जिस शैली के ऊपर, उस शैली का नाम है गांधार शैली। ठीक है, इसी को ग्रेको शैली भी कहा गया है। तो गांधार कला पर यूनानी कला का विशेष प्रभाव पड़ा था। तो जो इस प्रश्न का सही विकल्प है वह है विकल्प बी। 68वां प्रश्न है, 1955 में टारगेट विद 4 फेसेस किसने चित्रित किया था? यहाँ पर एक पेंटिंग है जो काफ़ी फेमस है और इस पेंटिंग को बनाया गया था 1955 में, टारगेट विद 4 फेसेस। तो इसके जो चित्रकार हैं वो कौन है? यहाँ पे विकल्प देखिए, जेस्पर जोन्स, एंडी वारहोल, बेन निकोलसन और जैक्सन पोलाक। तो टारगेट विद 4 फेसेस जो निर्मित किया था चित्र, वो किया था जेस्पर जोन्स के द्वारा। जेस्पर जोन्स इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है, तो विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अब आप देख रहे होंगे कि ये वो पेंटिंग है टारगेट विद 4 फेसेस। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि सबसे ऊपर 4 चेहरे दिखाए गए हैं यानी कि 4 फेसेस, और उसके नीचे एक टारगेट बोल्ड है, यानी कि जो सर्कल है येलो और ब्लू कलर का, वो टारगेट होता है, जैसे आपने देखा होगा आर्चरी में या शूटिंग में। तो इसको बनाया था जेस्पर जोन्स के द्वारा। और देखिए बगल में जेस्पर जोन्स अपनी पेंटिंग टारगेट विद 4 फेसेस के साथ खड़े हुए हैं। तो आपको इस तरीके से जो वर्ल्ड फेमस पेंटिंग्स हैं जिनका विवरण हमें किताबों में नहीं मिलता, आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, वहाँ से आपको जो फेमस पेंटिंग्स है उनकी लिस्ट आपको डाउनलोड कर सकते हैं आप उनको, और अपना जो भी नोट्स बना रहे हैं आप, तो इस तरीके से अपने नोट्स को आप तैयार कर सकते हैं। हमारा 69वां प्रश्न है, 1942 से 43 में चित्रित ब्रॉडवे बुगी वुगी के चित्रकार कौन है? और यहाँ पे विकल्प देखिए, हेनरी मातिस, पिएट मोंद्रियन, स्टुअर्ट डेविस और मैक्स अर्नस्ट। तो ब्रॉडवे बुगी वुगी के जो चित्रकार थे वो थे पिएट मोंद्रियन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है विकल्प बी, पिएट मोंद्रियन। और आप यहाँ पर देख सकते हैं ये उनकी वो फेमस बूगी वूगी वाली पेंटिंग है, और उसके बगल में आप देख सकते हैं कि वो अपने आप स्वयं खड़े हैं अपनी पेंटिंग के आगे। तो ये इस तरीके की जो पेंटिंग्स हैं ये काफ़ी बार पूछा जाता है। और 71वां प्रश्न देखिए, राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली का प्रमुख वास्तुकार कौन है? और यहाँ पर विकल्प देखिए, ली कार्बुजिए, सर एडविन लुटियंस, चार्ल्स कोरिया और जेम्स प्रिंसपे। तो राष्ट्रपति भवन यानी कि जो नई दिल्ली में हमारा राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास है, इसके जो प्रमुख वास्तुकार हैं यानी कि इसको डिज़ाइन किसने किया था, इसके आर्किटेक्ट कौन थे, तो उसके बारे में प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सबसे सटीक सही उत्तर है वो है सर एडविन लुटियंस। और ली कार्बुजिए ने चंडीगढ़ शहर का डिज़ाइन किया था। ठीक है, तो कई बार चंडीगढ़ शहर के वास्तुकार का नाम भी पूछ लिया जाता है। जबकि यहाँ पर जो विकल्प डी जेम्स प्रिंसपे है, तो जेम्स प्रिंसपे जो थे वो एक आर्कियोलॉजिस्ट थे। उन्होंने अशोक के शिला स्तंभों को सबसे पहले उसमें जो भाषा लिखी हुई थी उसको पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सर एडविन लुटियंस। और आप देखते होंगे कि कई बार न्यूज़ चैनल्स पे या समाचार पत्रों में दिल्ली के लिए लुटियंस दिल्ली का इस्तेमाल किया जाता है। एक शब्द बार बार इस्तेमाल होता है, लुटियंस दिल्ली। तो लुटियंस दिल्ली इसीलिए पड़ा था क्योंकि जो नई दिल्ली है, रायसीना हिल्स का जो एरिया है, उसमें जितनी भी इमारतें हैं, संसद भवन से लेकर के राष्ट्रपति भवन तक की, साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक, इन सब का जो डिज़ाइन किया था वो सर एडविन लुटियंस के द्वारा ही किया गया था। इसीलिए लुटियंस दिल्ली भी नई दिल्ली का एक नाम है। अगला प्रश्न देखते हैं, विशाल पुस्तक पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग का लेखक कौन है?
ठीक है, यहाँ पर विशाल पहाड़ी पुस्तक के बारे में पूछा हुआ है। तो विशाल का मतलब यहाँ पर बहुत बड़ी पुस्तक नहीं, उसके वॉल्यूम्स हैं। ठीक है, अगर आप अंग्रेजी में इसका रूपांतरण देखेंगे तो हु इज़ द ऑथर ऑफ वॉल्यूमिनस बुक इंटाइटल पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग्स, यानी कि यहाँ पर पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग जिसके कई सारे वॉल्यूम्स लिखे गए थे, उसका लेखक कौन है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो विकल्प देखिए, जे कार्ल खंडालावाला, एम एस रंधावा, बी एन गोस्वामी और राय कृष्ण दास। तो पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग के जो लेखक हैं वे हैं जे कार्ल खंडालावाला। और आपने कई बार खंडालावाला जी की जो कोटेशन है, आप जब भी कला की पुस्तकें पढ़ते होंगे तो उसमें कई बार आपने इनकी कोटेशन भी पढ़े होंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है विकल्प ए, जे कार्ल खंडालावाला। और यहाँ पे देखिए आप, ये कार्ल खंडालावाला जी की पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग की पुस्तक का ये आवरण पृष्ठ है। अब आते हैं 73वें प्रश्न पर। एल्बर्तो जेकोमेत्ती किस आंदोलन से हैं? और यहाँ पर एक कलाकार दिया हुआ है एल्बर्तो जेकोमेत्ती, और पूछा गया कि किस आंदोलन से संबंधित थे। तो आपने देखा होगा कि प्रभाववाद, फाववाद, जंगलवाद, ऐसे कई सारे पश्चिम में कला के आंदोलन हुए, कई कला के वाद हुए। तो एल्बर्तो जेकोमेत्ती किस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर विकल्प देखिए, कंस्ट्रविज्म, सररेलिज्म और क्यूबिज्म और रियोनिज्म। तो एल्बर्तो जेकोमेत्ती जिस आंदोलन से जुड़े थे उस आंदोलन का नाम है सररेलिज्म, यानी विकल्प बी इसका सही उत्तर हो जाता है। 74वां प्रश्न है, अलेक्जेंडर रोडचेंको किस लिए अत्यधिक प्रसिद्ध था? अब यहाँ पे विकल्प देखिए, वन्य जीवन की फोटोग्राफी, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, प्रायोगिक कैमरों के एंगल्स के लिए, एक्सपेरिमेंटल कैमरा एंगल्स, बिना कैमरे की फोटोग्राफी, कैमरा लेस फोटोग्राफी, जल के नीचे फोटोग्राफी यानी अंडर वाटर फोटोग्राफी के लिए। तो अलेक्जेंडर रोडचेंको जो प्रसिद्ध थे वो अपने प्रायोगिक कैमरों के एंगल्स के लिए प्रसिद्ध थे, यानी कि जब ये फोटोग्राफी करते थे तो कई एंगल से किसी भी ऑब्जेक्ट को ये उसकी कई एंगल्स में तस्वीरें निकाला करते थे। तो इसलिए ये काफ़ी अपने इस प्रयोग के लिए प्रसिद्ध हुए थे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो विकल्प बी है। 75वां प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक ऊंचा शैल उत्कीर्ण एकाश्म मंदिर कहाँ है? विकल्प देखिए, महाबलीपुरम, एलोरा, खंडगिरी और मसरूर, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। तो भारत का जो सर्वाधिक ऊंचा शैल उत्कीर्ण एकाश्म मंदिर, अब यहाँ पर एकाश्म मंदिर क्या होता है इसको समझना जरूरी हो जाता है। शैल उत्कीर्ण यानी कि पहाड़ों को उत्कीर्ण करके एकाश्म यानी कि एक ही चट्टान से बनाया हुआ मंदिर, ठीक है, यानी कि रॉक कट मोनोलिथिक टेम्पल, जो ऊंचा है, हाईएस्ट है जो, ठीक है। तो यहाँ पर विकल्प हो जाता है हमारा विकल्प बी, एलोरा का जो मंदिर है। और एलोरा में जो गुफाएं हैं उसमें जो कैलाश मंदिर है, गुफा संख्या जिसको 16 भी कहा जाता है, भगवान शिव को समर्पित है। तो एलोरा में जो कैलाश मंदिर है वो सबसे ऊंचा शैल उत्कीर्ण एकाश्म मंदिर, उसको संज्ञा दी गई है। तो इस प्रश्न का जो विकल्प है वो विकल्प बी सही उत्तर हो जाता है, एलोरा का। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर, ये वो एलोरा में जो गुफा संख्या 16 है जिसे कैलाश मंदिर की संज्ञा दी गई है, तो आप देख रहे होंगे कि ये एक, आपको लग रहा होगा कि किसी खाई में बनाया गया है, जबकि खाई नहीं, एक पूरा का पूरा पहाड़ था जिसे ऊपर से, ऊपर जो शिखर है वहाँ से इसको उत्कीर्ण करा गया था, वहाँ से इसका निर्माण किया गया था और नीचे तक ले जाते हुए इसको पूरा का पूरा मंदिर खोदा गया, यानी कि एक ही पत्थर से ये बनाया गया है। इसमें आप जितने भी ये नक्काशियाँ देख रहे हैं तो ऐसा नहीं कि इसमें अलग अलग पत्थरों को जोड़ करके इसका निर्माण किया गया, ये एक ही चट्टान थी जिसे ऊपर से नीचे के लिए खोदा गया था, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि पूरी की पूरी एक वृत्ताकार सी चट्टान है और उसको खोद करके मंदिर बनाया गया है। तो ये कैलाश मंदिर है जो एकाश्म शैल उत्कीर्ण मंदिर है, सबसे ऊंचा, ठीक। तो इस प्रकार के प्रश्न 2015 में पूछे गए थे यूसेट के पेपर में, और आई होप 7 जनवरी को जो पेपर होगा उसकी भी तैयारी आपकी अच्छे से चल रही होगी। और जितने भी प्रश्न आपको अभी तक हमने बताए हैं, या अगर आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को देखें, जितने भी हमारे क्वेश्चन आंसर वाली प्लेलिस्ट है उसमें के जितने भी वीडियो हैं आप उनको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन बैंक है उससे विगत वर्षों में कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। एलटी में भी हमारे लगभग 50 प्रश्न पूछे गए थे, और
जो उत्तर प्रदेश की जो परीक्षा हुई थी सहायक अध्यापक की, उसमें भी हमारे ही प्लेलिस्ट में अगर आप देखेंगे तो 50 प्रश्न वहाँ से भी पूछे गए थे। तो इस प्रकार आपको एक गाइडेंस मिल सकती है अगर आप तैयारी कर रहे हैं एलटी के लिए या प्रवक्ता के लिए या कला से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा ज्ञानप्रद लगा होगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलिएगा। तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में नई वीडियो के साथ में, नई जानकारियों के साथ में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।